हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.3 के 18वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। मतलब ये जो हमें क्या करना है, इस सर्पिल की कुल लंबाई बतानी है। यानी हमें इस प्रकार के 13 क्रमागत अर्धवृत्त बने हुए हैं, 13 अर्धवृत्त बने हुए हैं, हमें 13 अर्धवृत्तों की लंबाई बतानी है कुल। तो इसका मतलब हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, S13 का मान निकालना होगा हमें। ये और क्या दे रखा है, संकेत दे रखा है क्रम से केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाई L1 है। प्रथम ये जो पहला अर्धवृत्त है इसकी लंबाई L1 है। दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक L2 है। तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक L3 है। चौथे अर्धवृत्त की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक L4 है। ठीक है, ये लंबाइयाँ हैं और पाई का मान हमें 22/7 लेना है। ठीक है, तो सर्पिल कैसे बनाया गया है, ये बी को केंद्र मानते हुए ये जो सर्पिल एक अर्धवृत्त ये बन गया। ठीक है, फिर ए को केंद्र मानकर दूसरा अर्धवृत्त ये बन गया, फिर बी को केंद्र मानकर तीसरा अर्धवृत्त ये बन गया, फिर ए को केंद्र मानकर ये चौथा अर्धवृत्त बन गया। मतलब और इस प्रकार ये कितने हैं, क्रमागत 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 13 अर्धवृत्तों की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जो वर्त होता है ये पूरा वर्त है। ठीक है, अब पूरे वर्त की हमें लंबाई ज्ञात करनी हो, वर्त की लंबाई, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि बोलते हैं। ये क्या होती है, वर्त की परिधि होती है। और वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम पूरे वर्त की परिधि ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। एक वर्त है, जैसे ये वर्त है, इस वर्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है, मतलब ये लंबाई परिधि ही होती है। ठीक है, तो ये परिधि ज्ञात करनी हो वर्त की तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है परिधि का। अब यहाँ पर हमें अर्धवर्त दे रखा है तो पूरे वर्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है। और अर्धवर्त की यदि हमें परिधि ज्ञात करनी हो, अर्धवर्त की परिधि मतलब आधे वर्त की लंबाई ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके बटे में 2 लगा दो, आधा कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, πr। तो अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, πr। तो यहाँ पर परिधि को क्या दे रखा है, लंबाइयां दे रखा है। ठीक है, ये अर्धवर्त की लंबाई L1, तो इसकी लंबाई ज्ञात करने की जो अर्धवर्त की परिधि है इसको हम L मान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, L बराबर πr। क्लियर। चलिए तो अब आगे करते हैं क्वेश्चन को। अर्धवर्त का फॉर्मूला क्या हो गया, L बराबर πr। ये तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले हम L1 की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अर्धवर्त की लंबाई या अर्धवर्त की परिधि, आप फॉर्मूला लिख लो पहले, चूंकि अर्धवर्त की परिधि बराबर, परिधि को हम यहाँ पर L मानेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, πr होगा। ये फॉर्मूला अपनाएंगे। ठीक है, अब हम L1 ज्ञात करेंगे अर्धवर्त की, ये परिधि अर्धवर्त की, ठीक है, छोटे वाले की, तो आप लिखो L1 बराबर, अब हमें दे क्या रखा है, R कितना दे रखा है हमें, 0.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो त्रिज्या है इसकी, ये तो है 0.5। ठीक है, और फिर 1.0, फिर मतलब ये जो त्रिज्या होगी इस अर्धवर्त की दूसरे की, इसकी कितनी दे रखी है, 1.0 मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ से जो तीसरा अर्धवर्त बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर। और जो चौथा अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
L1 बराबर फॉर्मूला लिखेंगे हम पाई R1 लगाएंगे। ठीक है, L1 है मतलब पहले की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, पहले अर्धवर्त की L1 की, तो उसके लिए यहाँ पर आप R1 लगा दो। ठीक है, अब मान हमें क्या दे रखा है, चूंकि R1 बराबर जो पहला अर्धवर्त है उसकी लंबाई दे रखी है 0.5 मीटर त्रिज्या। ठीक है, और जो R2 दूसरा है उसकी 1.0 सेंटीमीटर, और R3 तीसरे की दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और R4 चौथे की क्या दे रखी है 2.0 सेंटीमीटर। ये त्रिज्याएं हमें दी हुई है। ठीक है, तो L1 की हम लंबाई ज्ञात करेंगे, L1 की। तो L1 बराबर पाई की जगह तो पाई रहने दो आप। ठीक है, R1 कितना है 0.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको आप लिख सकते हो L1 बराबर 0.5 पाई। ठीक है, इसको हम पाई से गुणा करवाएंगे तो 0.5 पाई लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो हो गई L1 की परिधि। अब L2 की लंबाई, दूसरे अर्धवर्त की लंबाई, तो दूसरे अर्धवर्त के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पाई R2 लगाएंगे। ठीक है, तो L2 बराबर पाई की जगह पाई R2 कितना है 1.0, तो 1.0 लिख दो बराबर, तो L2 बराबर कितना आ गया 1.0 पाई, या फिर सीधा पाई लिख दो आप। 1 पाई होगा, 1.0 पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो पाई लिख दो सीधा। ठीक है, पाई का मतलब 1 पाई ही होता है। अब L3 निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई R3 होगा। ठीक है, तो L3 बराबर पाई की जगह तो पाई रहने दो, R3 कितना है 1.5, तो 1.5 बराबर, तो L3 बराबर कितना आएगा 1.5 पाई। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, एपी बनाएंगे। अब L4 भी निकाल लो, L4 बराबर पाई R4 होगा, तो L4 बराबर पाई की जगह पाई इंटू R4 कितना है 2.0 सेंटीमीटर, इंटू में 2.0 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर ही होगा, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो L4 बराबर कितना आ गया 2 पाई। ठीक है, तो हमारी एपी क्या बन गई यहां से, चूंकि एपी क्या बनी हमारी, प्रथम पद L1 हमने कितना निकाला 0.5 पाई, दूसरा पद L2 हमने कितना निकाला पाई, L3 हमने कितना निकाला 1.5 पाई, L4 हमने कितना निकाला 2 पाई। ठीक है, ये इस प्रकार चलती रहेगी, और इस प्रकार कुल कितने सर्किल बनाए गए हैं, अर्धवर्त बनाए गए हैं, 13 अर्धवर्त बनाए गए हैं। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, अब यहाँ से हमें प्रथम पद मिल गया, तो A बराबर तो लिखो, प्रथम पद क्या होगा 0.5 पाई, तो 0.5 पाई, ये तो हो गया प्रथम पद। 13 क्रमागत अर्धवर्त है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवर्तों का हमें योग ज्ञात करना, तो इसका मतलब n हमें कितना दे रखा है 13, पद कितने दे रखे हैं 13 दे रखे हैं, ये n का मान 13 है, क्योंकि 13 अर्धवर्त दे रखे हैं तो 13 हो गया n का मान। अब हमें निकालना है d का मान, तो d का मान क्या होगा A2 माइनस A1 होगा, तो A2 कितना है पाई है, ये A1 है, ये A2, तो A2 पाई माइनस 0.5 पाई, तो पाई में से 0.5 पाई घटाएंगे तो क्या बचेगा पाई, 0.5 पाई बचेगा। ठीक है, तो D बराबर आ गया, D बराबर 0.5 पाई, ये हो गया D का मान 0.5 पाई। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, S13 मतलब 13 अर्धवर्तों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये होगा फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर an वाला फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमें अंतिम पद दिया ही नहीं an। ठीक है, अब इसमें मान पुट करो, S13 बराबर n की जगह क्या आएगा 13/2, फिर 2 इंटू a का मान कितना निकाला हमने 0.5 पाई, तो a की जगह 0.5 पाई, प्लस है तो प्लस, फिर n की जगह 13 माइनस 1 इंटू d का मान हमने कितना निकाला 0.5 पाई, तो d की जगह आएगा 0.5 पाई। क्लियर, तो S13 बराबर 13/2 इंटू 2 को 0.5 से गुणा करवाएंगे। ठीक है,
तो 5 दूनी 10 और मतलब 0.5 को हम 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, ये 10 हो गया। एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो मतलब 1 रहा है, तो इसका मतलब 1 पाई लिखो या आप सीधा पाई लिख सकते हो। ठीक है, पाई बच गया, फिर प्लस है तो प्लस। 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 इंटू में 0.5 पाई है 0.5 पाई, तो S 13 बराबर 13/2 इंटू में पाई प्लस, अब 12 को 0.5 से गुणा करवाएंगे तो 12 5 60 होता है, और 1 के बाद पॉइंट आएगा तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब ये कितना रहेगा यहाँ पर 6। आप अलग से गुणा करके देख लेना। ठीक है, तो S 13 बराबर 13/2 6 पाई आएगा। ठीक है, 13/2 इंटू 6 और 1 कितना हो गया, 7 पाई। आया समझ में, ये 6 और ये 1 पाई है, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 पाई। मान कितना लेना है, 22/7 लेना है। ठीक है, तो S 13 बराबर 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की जगह हमें क्या लेना है, 22/7, पाई का मान 22/7 लेना है। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो S 13 बराबर क्या आ गया, 13 इंटू 11, तो 13 को 11 से गुणा करवाओ, S 13 बराबर 13 को 1 से करवाएंगे, ये हो गया 143, तो मतलब 13 अर्धवृत्तों की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 143 होगी। ठीक है, सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर में है तो 143 सेंटीमीटर। क्लियर। 19वां क्वेश्चन क्या है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है इसमें कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। ठीक है, और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, और ये दूसरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 19 लट्ठे हैं, और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ठीक है, तो इत्यादि ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर an ज्ञात करना है, an। आया समझ में। ये हो गया प्रथम पद 20, फिर 19, फिर 18, कुल कितने लट्ठे हैं, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में रखा गया है 200 लट्ठों को। ठीक है, हमें बताना क्या है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति मतलब अंतिम पद हो गया, कितने लट्ठे हैं ये हमें बताना है। तो इसमें एपी क्या बनी हमारी, एपी क्या बनी, यहां से हमारे पहले 20 लट्ठे, फिर 19 अगली में, फिर 18 है, इस प्रकार चलेगी ये। ठीक है, और कुल लट्ठे कितने दे रखे हैं, 200, तो मतलब हमें क्या दे रखा है, SN दे रखा है 200। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, मतलब ये जो ढेरी है कितने लट्ठों की है, 200 लट्ठों की, तो ये क्या दे रखा है, योग दे रखा है, असन। ठीक है, और ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, यानी a बराबर 20, ये तो प्रथम पद हो गया। और d का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से d क्या होगा, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, a2 क्या है 19, तो 19 माइनस 20, 19 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1, तो मतलब d का मान है -1। ठीक है, तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं, an ज्ञात करना है हमें, तो पहले हम क्या करेंगे, हमें SN कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। ठीक है, तो SN वाला फॉर्मूला अपनाएंगे, तो SN ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, अब इस तरफ हम फॉर्मूला लिखेंगे, इस तरफ 200 दे रखा है बराबर में, तो 200 लिख देंगे, फॉर्मूला उल्टा लिखेंगे मतलब। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस
1d। ये फॉर्मूला दे रखा है, बराबर में SN लिख दो आप चाहो तो, या फिर 200 लिख दो। ठीक है, तो n का मान हमें पता नहीं, n नहीं दे रखा, तो n/2 2a का मान कितना है हमारे पास 20, तो 2 × 20 प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है -1, तो d की जगह -1 लिख दो। बराबर में SN कितना दे रखा है 200, तो 200 लिख दिया। ठीक है, तो n/2 इंटू 20 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 40 आएगा, फिर प्लस में -1 है, -1 को प्लस n, ये प्लस का n है, -1 को n से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा माइनस का n आएगा, प्लस और माइनस -n। अब -1 को -1 से कराएंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 का 1 रहेगा। ठीक है, बराबर में 200 आ रहा है समझ में। तो n/2 इंटू 40, ये 40 है और ये 1 है, कितने हो गए 41, 40 और 1 41 -n बराबर 200। अब हम क्या करेंगे, n यहाँ पर क्या है n/2, मतलब 2n के बटे में है, भाग में है, तो इधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, यहाँ पर भाग में होगा तो इधर गुणे में जाएगा। अब यहाँ यदि गुणे में होता तो इधर भाग में जाता। ठीक है, अब यहाँ पर भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा, तो n × 41 - n बराबर 200 × 2 गुणे में आ गया। ठीक है, अब n को अंदर गुणा करवाओ, n को 41 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 41n, फिर प्लस माइनस को कराएंगे तो -n को n से कराएंगे तो n² बराबर 200 को 2 से कराएंगे तो कितना आएगा 400। ठीक है, अब ये जो n² है, n वाला पद हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये आएगा -n², फिर प्लस का 41n, 400 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये पहले माइनस है, पहले पद में ही माइनस आ गया तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने पर माइनस कॉमन लेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो प्लस का हो जाएगा n², ये माइनस का 41n हो जाएगा और ये प्लस का 400 बराबर में 0। क्लियर। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, द्विघात समीकरण है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि से n का मान ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड विधि से n का मान ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले पहले और तीसरे पद को गुणा कराएंगे, तो पहले और तीसरे पद को गुणा करवाएंगे तो आएगा 4n², बीच वाला पद कितना है -41n। अब हमें क्या करना है, 400n² जो है इसके मतलब 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आए -41n। ठीक है, गुणा करने पर आए 400n²। तो हम क्या करेंगे, तो 400 के हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 का भाग जाएगा 2 बार तो 20, 200, फिर 2 का भाग जाएगा तो 100, फिर 2 का भाग देंगे तो 50, फिर 2 का भाग देंगे तो 25। अब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का, तो 5 5 25। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इनमें से हमें टुकड़े बनाने हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से टुकड़े बनेंगे कि जोड़ने घटाने पर -41n आए, गुणा करने पर 400n² आए। ठीक है, अब मान लो 2 तो हमने ये ले लिए 5 × 5, एक टुकड़ा तो ले लिया 5 × 5, और एक ये ले लिया पूरा। ठीक है, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 5 और 5 को गुणा कराएंगे तो 25, तो 25 और 16 ये टुकड़े ले लिए 2 हमने। ठीक है, तो 25n। अब लेंगे किसके, माइनस के लेंगे, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41 आएगा। ठीक है, अब मान लो 25 माइनस का 25n ले लिया और माइनस का 16n, ये 2 टुकड़े ले लिए हमने। ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ेगा तो निशान माइनस का आएगा, 25 और 16 41, 25 और 16 कितना होगा 41, और ये n, तो माइनस का 41n आ गया कि नहीं। अब 25 को 16 से गुणा करवाएंगे तो 400 आएगा। ठीक है, और n को n से कराएंगे तो सुकेर आएगा, माइनस माइनस को कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टुकड़े हम काम में लेंगे। ठीक है,
तो पहला पद क्या है हमारा n स्क्वायर, तो पहले पद की जगह n स्क्वायर, दूसरे पद की जगह हम क्या लिखेंगे, ये दो टुकड़े लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस का 16n और माइनस का 25n, ठीक है। और ये तीसरा पद फिर क्या है, प्लस का 400 बराबर में 0। क्लियर। तो अब इसमें कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब n कॉमन है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, n है। तो अब इन दोनों में से एक n को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक n बाहर आ गया तो अंदर एक n बचेगा, ये प्लस माइनस है तो माइनस, n से n गया, बचा क्या 16, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, अब बीच वाली संख्या ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए दोनों में। तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या लेना होगा, माइनस का 25 कॉमन लेना होगा। माइनस 25 कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पर खाली n बचेगा। माइनस 25 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n, प्लस है तो प्लस माइनस को कराएंगे तो माइनस आएगा। अब 400 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, ठीक है। तो ये 16 आ गया, बराबर में 0 है तो 0 लिख दो। आ रहा है समझ में। अब ये n-16, ये n-16 दो बार है, दोनों में से एक को बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, एक हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये क्या बचा, ये तो n है, ये माइनस का 25 है, तो इनको एक साथ लिख दो, n-25 बराबर में 0 है तो 0 लगा दो। अब 0 दोनों के बराबर है तो अलग अलग बराबर में लिख दो, यानी n-16 बराबर 0 या फिर n-25 बराबर 0। अब अलग अलग हल करेंगे इनको, तो n-16 बराबर 0 है, तो n बराबर कितना आ गया यहाँ पर 16, और n-25 बराबर 0 है तो n बराबर कितना आ गया 25, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, an ज्ञात करना है, ये तो n का मान ज्ञात कर लिया हमने, ठीक है। अब हम an ज्ञात करेंगे, an ज्ञात करना है तो n की जगह, n का मान कितना है हमारे पास 16 है तो 16 लिख देंगे, n का मान 16 भी है और 25 भी है, तो दोनों को हम हल करेंगे, ठीक है। तो n का मान 16 लिख दो, यानी n 16 ज्ञात करेंगे। a 16 ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हुआ, a + 15d, तो a + 15d, तो a 16 बराबर, a की जगह प्रथम पद क्या है हमारा 20, तो 20 + 15 इंटू में d का मान हमने निकाला -1, तो a 16 बराबर 20, 15 को -1 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -15, तो a 16 बराबर 20 में से 15 गए, कितने बचे 5, तो a 16 बराबर कितना आ गया 5। अब दूसरा n का मान 25 है, तो मतलब an ज्ञात करेंगे तो n की जगह 25, तो a 25 ज्ञात करना होगा हमें, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a + 24d, तो a 25 बराबर a कितना है 20, a का मान है हमारे पास 20 + 24 इंटू d का मान कितना है -1 है, तो a 25 बराबर 20 प्लस माइनस को कराएंगे तो माइनस का 24 आएगा, माइनस का 1 है, 24 को -1 से गुणा कराएंगे तो माइनस का 24 आएगा, ठीक है। तो a 25 बराबर 24 में से 20 घटाएंगे 4 बचेगा, अब माइनस का बचेगा, ये माइनस की संख्या बड़ी है। तो अब हमें बताना है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ठीक है। तो ये मान हम नहीं लेंगे क्योंकि माइनस में 4 नहीं हो सकता, लट्ठे क्या है सभी प्लस में है तो प्लस में ही आएंगे, माइनस में तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे, लिख दो, ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ये संभव नहीं है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन क्या है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ पर ये बाल्टी रखी हुई है और पहला आलू क्या है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है बाल्टी से, ठीक है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। जो अन्य आलू रखे हुए हैं वो क्या है 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ये जो रेखा है इस पर 10 आलू रखे हुए हैं, ठीक है।
प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर प्रत्येक बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो मतलब हमें एसन ज्ञात करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा कि कोई प्रतियोगी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर की दूरी दौड़ता है, फिर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर पहला आलू रखा हुआ है उसे उठाता है और बाल्टी में डालता है, मतलब उसका 2 चक्कर लगे, ठीक है। फिर वो फिर से यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, दूसरे आलू को उठाता है, तो दूसरा आलू 5 सेंटीमीटर के बाद 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, फिर यहाँ से आलू उठाता है और बाल्टी में डालता है, फिर अगला आलू उठाता है और बाल्टी में डालता है। इस प्रकार प्रतियोगी तब तक करता है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए, ठीक है। तो हमें पहले तो एपी बनानी होगी। तो एपी हम कैसे बनाएंगे कि प्रतियोगी बाल्टी से पहला आलू उठाने के लिए कितनी दूरी दौड़ेगा, ठीक है। तो पहला आलू उठाने के लिए प्रतियोगी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसको 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। पहला आलू कहाँ रखा हुआ है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो प्रतियोगी यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, 5 सेंटीमीटर तक दौड़ेगा, फिर आलू उठाएगा और बाल्टी में डालेगा, तो 2 चक्कर कंप्लीट होंगे उसके, ठीक है। तो हम पहले एपी बनाएंगे। तो पहला आलू डालने के लिए, पहला आलू बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी बराबर, तो पहला आलू बाल्टी में डालने के लिए प्रतियोगी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ तक आएगा तो कितने 5 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है। उसको 2 चक्कर कंप्लीट करने पड़ेंगे, 5 सेंटीमीटर तक चलेगा, आलू उठाएगा, फिर आलू बाल्टी में डालेगा, तो उसके चक्कर कितने हो गए? 2 चक्कर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर पर आलू था, 2 चक्कर लगाएगा, कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर तक आएगा, आलू उठाएगा, फिर वापस बाल्टी में डालेगा, 2 चक्कर हो गए, ठीक है। तो कितनी दूरी होगी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला आलू उठाने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरा आलू बाल्टी में डालने के लिए तय की गई दूरी कितनी होगी? चक्कर तो 2 ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू, अब देखना 5 सेंटीमीटर की दूरी तो उसने पहला आलू उठाने में भी तय की थी, ठीक है। फिर दूसरा आलू उठाने में भी वो 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करने के बाद दूसरा आलू 3 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, तो 5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 चक्कर कंप्लीट करे ही करेगा, तो 5 + 3 हो गया, बराबर में कितना आएगा? 2 इंटू 5 और 3 8, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर तीसरा आलू उठाने के लिए तय की गई दूरी, तीसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक तय की गई दूरी कितनी होगी? 2 चक्कर तो कंप्लीट होंगे ही होंगे, ठीक है, इंटू 5 + ये 5 + 3 हो गया, फिर उसके बाद +3 हो जाएगा, अगला आलू फिर 3 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, तो 5 + 3 हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 5 और 8, ये 11 हो गया, ठीक है। तो 11 को 2 से गुणा करवाएंगे तो 22 सेंटीमीटर, तो ये बन गई हमारी एपी। तो एपी क्या बनी हमारी? पहला आलू लेने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 10 सेंटीमीटर, तो 10 हो गया, दूसरे के लिए 16, तो 16, तीसरे के लिए 22, ठीक है। तो ये बन गई हमारी एपी। तो एपी में प्रथम पद क्या है? ए बराबर कितना है? 10 है। डी कितना होगा? 16 में से 10 घटाएंगे, मतलब A2 में से A1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा।
n हमें कितना दे रखा है कि इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। आलूओं की संख्या है तो मतलब ये क्या है, पदों की संख्या हो गई, तो n बराबर आएगा 10। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें Sn। तो Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। ठीक है, मान रखो इसमें, तो Sn बराबर n की जगह कितना आएगा 10, तो 10/2 इंटू 2a का मान कितना है 10, 2 इंटू 10 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 6। तो Sn बराबर 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5 आ गया। 10 को 2 से गुणा करवाएंगे 20 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 को 6 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो 9 6 54। तो Sn बराबर 5 इंटू 54 और 20 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 और 2 7 74। Sn बराबर 74 को 5 से गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो 5 और 20 जीरो हासिल 2, 35 और 36 37, ये हो गया 370। और हमें दे क्या रखा है कि जब तक सभी आलू बाल्टी में न डाल दिए इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो 370 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो 370 सेंटीमीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर ये मीटर आएगा, मीटर में ही है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। अब मीटर है, हाँ ये मीटर है ना क्वेश्चन में, तो मीटर ही आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर कहीं भी नहीं आएगा, मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो Sn कितना आएगा 370 मीटर दूरी दौड़नी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 5 पूरी कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।